हेलो एवरीवन, मैं चंदना मुर्मू आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से मेरे क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं और उसका कुछ हम वर्णन किए थे, जितने प्रकार होते हैं उनका। तो उन सभी प्रकारों का आज हम एग्जाम्पल बताएंगे। तो सबसे पहला है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति में हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा उदाहरण हम लोग ये ले सकते हैं कि कोई भी धातु जो है वो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। उसमें से हम लोग किसी भी धातु को ले सकते हैं और कोई भी अम्ल को ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक उदाहरण हम लेते हैं जिंक धातु का। जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो गैस है, इसीलिए क्या होता है उसके राइट साइड में हम लोग एक एरो देते हैं जो कि ऊपर की तरफ दिखाता है, वो ये दर्शाता है कि वो एक। अगला एग्जांपल ले सकते हैं। अगला एग्जांपल ये ले सकते हैं कि किस तरह से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक गैस है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी और गैस की उत्पत्ति को भी हम लोग दर्शा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका याद करने का ये होता है कि कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये सबसे आसान तरीका होता है। तो अब हम लोग इस उदाहरण में ये देखेंगे कि अभिकारक के तरफ का जो तत्व है वो प्रतिफल के तरफ के तत्व के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में सोडियम Na2 है। Na2 सोडियम का 2 परमाणु है, राइट साइड में सोडियम का 1 परमाणु है, यानी कि ये कम है। उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन को भी देख लेंगे। तो कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया। कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है। लेकिन हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, 2 है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो भी ज्यादा हो गया। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, सोडियम जो है लेफ्ट साइड में 2 है। सोडियम लेफ्ट साइड में 2 है तो इधर हम लोग राइट साइड वाले को 2 करेंगे। अब राइट साइड वाले सोडियम को जब हम लोग 2 करते हैं तो क्या हुआ, सोडियम तो 2 हो ही गया, उसके साथ साथ क्लोरीन जो है उसका भी मान 2 हो गया। तो क्लोरीन को 2 करने के लिए राइट साइड वाला क्लोरीन क्योंकि 2 हो गया तो अब लेफ्ट साइड वाला क्लोरीन को 2 करना होगा। लेफ्ट साइड वाला क्लोरीन को 2 करने के लिए हम लोग HCl के आगे की तरफ में 2 बैठा देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे तत्वों को देख लेते हैं। सोडियम 2 हो गया, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन सोडियम के लिए 2 लगाए थे तो वो क्लोरीन का मान के लिए भी हो गया था, और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से आप लोग ये देखें कि लेफ्ट साइड में जो अभिकारक है, ये अभिकारक प्रतिफल के मान के बराबर हो गया। यानी कि लेफ्ट साइड में सोडियम के 2 परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ये तीनों पदार्थ मिलकर के एक तत्व यौगिक को बना रहे थे। लेकिन राइट साइड में सोडियम जो है वो उसके साथ क्या हो गया, HCl का Cl ऐड हो गया, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ चला गया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाया, और ऑक्सीजन का एक और परमाणु वो जल के साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया जो कि जल का निर्माण करता है, ठीक है। इस तरह से कोई भी तत्व क्या होता है, अभिकारक के पहले वो एक साथ होते हैं, अभिकारक के बाद वो टूट जाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है अभिकारक की तरफ वो अलग अलग रहते हैं और प्रतिफल की तरफ वो जुड़ जाते हैं। तो अगला उदाहरण है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन में
पहला क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक विलयन है जिसका रंग बैंगनी रंग का होता है और उसका फॉर्मूला है KMnO4। तो इसमें जब थोड़ा थोड़ा करके यानी एक एक बूंद करके हम लोग नींबू का रस डालते हैं यानी कि किसी अम्ल को मिलाते हैं तो क्या होता है, इसका बैंगनी रंग जो है वो गायब हो जाता है। तो ये एक उदाहरण हो गया रंग में परिवर्तन का। दूसरा उदाहरण क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग जो है वो क्या होता है, नारंगी होता है और वो विलयन एक अम्लीय है। तो इस अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम लोग प्रवाहित करते हैं उसका रंग नारंगी से हरा में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रंग में परिवर्तन का हम लोग उदाहरण को ले सकते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब है तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन में क्या होता है, जब तापमान अभिक्रिया के बाद बढ़ता है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और जब तापमान घटता है या फिर अभिक्रिया के बाद हम लोग जब अभिक्रिया को छूते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। ठीक है, इसका एक पिक्चर हम आप लोग को दिखा देंगे जिसमें ये है कि या फिर आग को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, हम लोग आग के सामने जब हाथ को लेके जाते हैं तो गर्मी महसूस होता है और वही दूसरा क्या होता है, अगर हम लोग बर्फ को छूते हैं तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है। देंगे साइड, सबसे पहला उदाहरण हम देंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह से जल के साथ अभिक्रिया करता है और जल के साथ अभिक्रिया करके वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये एक उदाहरण हो गया। अब लेफ्ट साइड में देख लेते हैं तत्व कितने हैं, राइट साइड में जो तत्व है वो कितने हैं। कैल्शियम एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम का परमाणु एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है और दूसरा परमाणु है जल के साथ, तो दोनों मिला के 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के बाहर 2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और राइट साइड में भी 2 हो गया। तो इस तरह से ये समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। ये एक उदाहरण है। इसके बाद अगला गैस का दहन। अगला उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन में हम लोग ये प्राकृतिक गैस जो है वो मीथेन को बोला जाता है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है या जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ जलवाष्प उत्पन्न करते हैं, जो जिसके लिए हम लोग जल का H2O फॉर्मूला लिखते हैं और बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऊर्जा भी जो है वो एक ऊष्मा का ही मान होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस अभिक्रिया में भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है जिसके कारण इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यानी कि अभिकारक और प्रतिबल की तरफ के तत्व को देख लेते हैं। कार्बन 1 परमाणु है, कार्बन यहाँ पे 2 परमाणु है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 4 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ 2, 2 दूनी 4। लेकिन लेफ्ट साइड अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन 2 है तो इसको हम लोग 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये संतुलित हो गया। तो इस तरह से प्राकृतिक गैस को भी क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है कि प्राकृतिक गैस को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, कारण बताएं। तो इसका आंसर यही होगा कि प्राकृतिक गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं श्वसन। श्वसन जो है ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें श्वसन अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग भोजन के द्वारा हमें जो ग्लूकोज प्राप्त होता है वो ग्लूकोज
और सांस के द्वारा जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो दोनों जब आपस में मिल करके अभिक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत इस प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। C6H12O6 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तब ये CO2 जल प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसे संतुलित करने के लिए लेफ्ट साइड में 6 कार्बन है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6। तो कार्बन को 6 करने के लिए यहाँ पे हम लोग 6 लगा देते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन जो है वो 12 है, तो यहाँ हाइड्रोजन को 12 करने के लिए यहाँ 6 लगाना होगा। अब 6 दूनी 12 और 6 तो हो गए टोटल 6 दूनी 12 और 6 हो गया 18 ऑक्सीजन। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन जो है वो 6 है, 6 अब हो गया 6 दूनी 12 और 6 18। तो लेफ्ट साइड में कार्बन 6 हो गए, राइट साइड में भी कार्बन 6 हो गए, हाइड्रोजन 12 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गए, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है। तो ये संतुलित हो गया। तो श्वसन को भी इसी के कारण क्या बोला गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ताप में परिवर्तन का तीसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर तीसरा विशेषता में ताप में परिवर्तन का जो भी उदाहरण होगा वो उदाहरण जो है क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगा और ऊष्माशोषी भी। तो जितने भी उदाहरण हैं वो सब में हम बता दिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। अब आगे हम बताते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम बताते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जब NH4Cl जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम क्लोराइड अमोनिया और जल उत्पन्न करता है। तो अमोनियम क्लोराइड जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम क्लोराइड अमोनिया और जल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया के बाद ये अभिक्रिया को छूने पर ये ठंडक महसूस होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NH4Cl, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया BaOH, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया BaCl2, अमोनिया का NH3, जल का होता है H2O। ठीक है, अब ये देखना है कि अभिकारक की तरफ और प्रतिफल की तरफ सारे तत्व बराबर है या नहीं है। तो NH4 में नाइट्रोजन अकेले है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन का 1 परमाणु है। ठीक है, तो अब यहाँ बेरियम और OH, ठीक है, OH ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों का मान 2-2 होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन को देखते हैं, क्योंकि राइट साइड में क्लोरीन जो है वो 2 है,
तो ये क्लोरीन राइट साइड में 2 है, उसे 2 करने के लिए लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो इस क्लोरीन की वजह से क्या हो गया, क्लोरीन का तो मान 2 हो ही गया, यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन जो है ये भी 2 हो गया, हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया। अब नाइट्रोजन जहाँ है राइट साइड में, इसको हम लोग को 2 करना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ पे हम लोग मान बैठा देते हैं 2। अब नाइट्रोजन तो 2 हो गया, तो लेफ्ट साइड में क्लोरीन को 2 किए, क्योंकि राइट साइड में क्लोरीन 2 था। अब राइट साइड के क्लोरीन की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे 2 लगाने की वजह से नाइट्रोजन का मान 2 हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 किए। अब यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन जो है ये क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 है, तो दोनों मिला के 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो रहा है और यहाँ पे 2, तो 6 और 2 हो गया 8, और यहाँ पे इसको 10 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अब 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 और 4 हो गया 10। तो हाइड्रोजन जो है वो 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी 10 हो गया। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो इस तरह से समीकरण संतुलित हो गया। अगला उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो वो भी क्या होता है, CaCO3 को जब तोड़ा जाता है तो वो भी क्या होता है, उष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, तो कैल्शियम का 1 परमाणु, कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यहाँ पे 1 और 2 3 परमाणु। इस तरह से ये भी ये तीनों उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ताप में परिवर्तन के उदाहरण अलग अलग हैं। कभी कभी कुछ अभिक्रिया के बाद तापमान बढ़ जाता है और कुछ अभिक्रिया में तापमान अभिक्रिया के बाद घट जाता है। तो तापमान बढ़ने वाले को बोला जाता है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और जिसमें तापमान घट जाता है वो ठंडक महसूस होता है, उसे कहते हैं उष्माशोषी। उदाहरण अब कंप्लीट हो गया। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में चौथा विशेषता आता है अवक्षेप का बनना। तो इसमें हम लोग उदाहरण ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट का एक विलयन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3, और सिल्वर क्लोराइड AgCl, सोडियम क्लोराइड NaCl और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो ये जो अवक्षेप प्राप्त होता है इसका रंग सफेद होता है, सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और इससे भी पहले बताए हैं कि जितने भी अवक्षेप होते हैं उनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उनके बगल में हम लोग नीचे की तरफ एरो को दिखाता है। ठीक है, अगला उदाहरण होता है बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो बेरियम क्लोराइड के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करवाया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, जो कि एक अवक्षेप होता है, और विलयन के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस तरह से अवक्षेप के निर्माण का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, और अवक्षेप के बगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो जो है वो तीर से उसके एरो को नीचे के साइड दर्शा सकते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया का आखिरी विशेषता में होगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन के लिए हम लोग ले सकते हैं मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती जब जलता है तो वो ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था तीनों में बदलता है, क्योंकि मोमबत्ती का बचा हुआ हिस्सा जो जल के कंप्लीट नहीं होता है वो बाद में जब ठंडा हो जाता है तो ठोस में बदल जाता है, और जब वो जल रहा होता है उस समय वो पिघलता है जो कि एक द्रव्य अवस्था है, और उसका जल के कुछ हिस्सा जो गैस में बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वो गैसीय अवस्था होता है। तो इस तरह से मोमबत्ती के जलना को हम लोग अवस्था परिवर्तन का तीनों रूप में दे सकते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस रूप में। और इसी तरह से कुछ एक और अवस्था होता है जिसको AQ से हम लोग निरूपित करते हैं, जिसको जलीय विलयन कहा जाता है। तो वो भी अवस्था में परिवर्तन का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की जितनी भी विशेषताएं हैं इन सभी का वर्णन और उदाहरण जो है ये पूरा हो चुका है। तो इसमें से किसी भी उदाहरण को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी अगर विशेषता को पूछा जाएगा तो उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होता है ताप में परिवर्तन, क्योंकि ताप में परिवर्तन जो है उसमें दो अभिक्रिया आता है, एक है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में हम बताए कि अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है, वो ऊष्मा के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है या फिर ऊर्जा के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, जो भी अभिक्रिया प्रतिफल प्राप्त होता है वो प्रतिफल ठंडा होता है, यानी कि ऊष्मा को पहले ही अवशोषित कर लिया जाता है प्रक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के दौरान, जिसके कारण अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो छूने में ठंडा महसूस होता है, इसलिए उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए एक पिक्चर हम डाल देंगे। तो इस तरह से ये क्लास जो है कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं फिर अगला क्लास में। अगर मेरा वीडियो या मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमेशा बोल रहे हैं, फिर पिछले क्लास में भी बोले थे, इसमें भी बोल रहे हैं कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा जहाँ आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगला क्लास में हम बताएंगे रासायनिक समीकरण।